अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तुल्लाह। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि ये लेक्चर्स सुनने के बाद आपके और सारे ये किस तरह फ़िलॉसफ़ी ऑफ इस्लाम को जानना इतना ज़रूरी है। बस मेरी एक शिकायत भी है और ये चीज़ इतनी हर्ट भी करती है कि ये लोग हमें ये सब स्कूल्स में क्यों नहीं बताते हैं? मतलब हमारी सोच ऐसे स्कूल में क्यों नहीं बना देते हैं कि फ़िलॉसफ़ी ऑफ इस्लाम असल में है क्या? बस यही क्वेश्चन है। जी बेटा, schools like your public schools? मतलब यही ना, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इसी बेस पे वो बना है कि एक आइडियोलॉजी की बेस पे बना है। तो ये हमें ये स्कूल में और ये सारी इस तरह की बचपन से ही क्यों नहीं हमारी ऐसे ही करते, परवरिश ही कह लें, और स्कूल्स में भी। जी, schools में वो कराते हैं philosophy. They are actually trying their best to teach the philosophy of Islam. वो अलग बात है, उनको आती नहीं ना, तो जो नहीं आती तो फिर जो उनको आती है वही सिखा रहे होते हैं. They are actually training a सर जी बेटा बोलो. पाकिस्तान स्टडीज की बुक में ना 9th क्लास की एक पूरी बुक में ना सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, सेंटेंस के पाकिस्तान जो है ना वो इस्लामी नज़रिए पे बना हुआ है। और उन्होंने हमारे मतलब अब ये रियलाइज़ होता है ना आके कि कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी अगर ये हमें शुरू से ही बताई जाती, और उसी लाइन को उन्होंने सबसे लीस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि असल में नज़रिया होता क्या है और इस तरह करके यही चीज़ अगर सबको बताई जाए कि मतलब हर बच्चे को शुरू से ही बताई जाए कि हाँ कि जो आप दीन को देख रहे हो कि सिर्फ नमाज़ें पढ़ना और ये सब कुछ नहीं है, एक पूरी एक फ़िलॉसफ़ी है, एक आइडियोलॉजी है। ये चीज़ हमें तब क्यों नहीं समझाई गई? और ये भी चीज़ मतलब उन्हीं को ही समझ आ रही है ना जो या तो कोशिश कर रहे हैं कि जिनको पता है वो सही बंदे को सुन रहे हैं। बाकी उनका क्या जिनको पता ही नहीं है। उनको आपने बताना है ना, उनका क्या मतलब क्या, हम बताएंगे उनको, इसीलिए तो निकले घरों से. Listen, there is सर a लेकिन हमारा एक इंडिविजुअल लेवल तो इतना छोटा-सा है कि यहाँ पे तो अगर आप पेरेंट्स को भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करो, हालाँकि मेरा एक जो बैकग्राउंड है वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस मुस्लिम ही है, लेकिन एक फ़लसफ़े को एक्सप्लेन करने के लिए तो फिर आपको बहुत ही नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और मतलब वर्ड्स भी चाहिए। उसको कैसे लोगों तक बताएँ? नॉलेज, एक्सपीरियंस और वर्ड्स तीनों के लिए कोई नेचुरल टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, जो गॉड गिफ्टेड स्पेशल टैलेंट होते हैं. नॉलेज भी कोई भी बंदा ले सकता है, एक्सपीरियंस भी कोई बंदा ले सकता है, और वर्ड्स तो बुक्स के थ्रू और नॉलेज के थ्रू आते हैं ना. व्हाट यू नीड इज़ द विगर विद अ वी. विगर चाहिए होता है जब आपको आग लग जाती है कि नहीं यार ऐसे नहीं मरना मैंने, तो आप फिर शुरू होते हैं. फितरत की आवाज़ ही होती है कि आप अपने हम असरों से शुरू होते हैं. यू स्टार्ट विद पीपल हु आर ऑफ योर ओन एज इन ग्रुप्स बिकॉज दे आर विद यू ऑल द टाइम. फिर सेंस खुद आप बताती है कि आप उन लोगों को डायरेक्टली एड्रेस करें कि जो लीडरशिप के रोल में बड़ा इन्फ्लुएंस है उनके पास, आप उनको फिर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. मैंने ये कोशिश शुरू की है कि मैं उनको एड्रेस करना बंद कर दिया और मैंने स्कूल में जाके बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया. नाउ why did I choose that path? I must tell you, Falak, here that you better understand the forces of दीन. जब आप दीन का लफ्ज़ सुनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दीन का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम होता है. ये मेरी राय है नहीं, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट दीन का मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, लॉ, द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ ए द एनफोर्स इन द लैंड है, उसको दीन कहते हैं अल्लाह ताला. हज़रत यूसुफ के भाई को जब नहीं आने दे रहे थे ना बादशाह मिस्र का, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि बादशाह के दीन में हज़रत यूसुफ के भाई को मिस्र में अलाउंस नहीं थी. तो ये तो कोई मज़हब नहीं है कि एक ख़ास बंदे का भाई नहीं आ सकता. इस्लाम का कोई रुकन तो ऐसा नहीं है ना, समझ रहे? तो कि किसी मुल्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकते. तो अल्लाह ताला ने भी दीन का ही सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल किया. और वो सिस्टम क्या है? वो तमाम का सिस्टम है, उसमें खाली पॉलिटिकल सिस्टम नहीं आता. बहरहाल पॉलिटिकल सिस्टम इज़ राइट ऑन टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस बिकॉज इट फोर्सेस एंड एनफोर्सेस the mass to do certain things and lays down the boundaries of what can and cannot be done. Most of all, it chooses the right people, or even at times the wrong people, to make those choices and draw those boundaries. Now, we know that when human beings are going to be involved, there's going to be an influence of that human being on the definition and the laying out of the boundary. So what happens is
everything comes down to one man's philosophy, whoever is in that role of influence. That's why I keep teaching chemistry of the brain to all human beings. कि किसी वजह से ही एक ख़ास human being को हम सर पे बिठा लेते हैं लीडरशिप के रोल पे, करिश्मा की वजह से, उसकी अपील की वजह से. Now, charisma and appeal come through many visible symptoms like knowledge or the way he speaks or the way he carries himself, his character, his attributes. However, cause उसकी ये नहीं, cause उसकी chemistry ही है. Understand the chemistry of how the brain works. Now, the brain has shown its work in many eras recurrently. तो आपको फिर नजर आता है. You get to see that the process through which any charismatic man or any able man or thought to be able man or visibly able man is either going to enforce a right philosophy or a wrong philosophy. Now we can argue कि किसी की philosophy wrong और right कैसे होती है. मेरे लिए किसी की philosophy wrong है तो उसके लिए मेरी philosophy wrong है. So इस सब को कैलिब्रेट करने के लिए we hold a critical thinking process कि क्या पता मैं ही गलत हूँ वो ठीक हो. ठीक है, ये मैं आपको तमहीद क्यों बांधता हूँ ताकि आपको हर चीज़ कवर हो जाए. So during the study, if you going to go through the study of the natural process of how people select other people, you'll see कि कुछ ऐसी commonalities होती हैं हर दौर में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप और मेरे तक, कि जिसमें दो कॉमन फैक्टर्स हमेशा से निकलते हैं. एक वो वाली फ़िलासफ़ी जिसमें लोग कहते हैं कि हमें कहीं से खुदाई इल्म मिल गया, अल्लाह डायरेक्ट हमें इल्म देता रहा है और ये रूल लगाओ. और दूसरे वो कहते हैं नहीं यार वो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, आप ऐसा करें, आपकी हम बिलीफ की रिस्पेक्ट करते हैं मगर हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं तो उनको अकोमोडेट करना है. तो ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए हमें पता है कि फिर उसके लिए साइकोलॉजिकल सप्रेशन और इन्फीरियॉरिटी जो है ना वो उसमें नुमायाँ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ज़्यादातर लोगों की वजह से ही सिलेक्ट हुआ तो मैं ज़्यादातर लोगों की फ़िक्र ही करूँगा. इट्स कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट. सो ये ही वाक़या पैदर पे हज़ारों दफ़ा हुआ है. अब उसको कोई डेमोक्रेसी बोलता है आजकल, उससे पहले उसको पॉलिटिक्स के अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर किसी इज़म का नाम दे दिया तो उस इज़म का नाम दे दिया, एंड व्हेन यू सी कि किस तरीके से ये स्प्लिट आती है इन द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देन यू फाइंड आउट कि एक आम बंदे की जो कायनात ही बदल जाती है. वो अगर जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट नहीं भी मानता तो उसकी दुनिया में भी जो दोज़ख और जन्नत का ज़िम्मेदार जो है ना वो फ़लसफ़ा होता है जो कि लीडरशिप के दिमाग के अंदर होता है, जहन में होता है. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम. नाउ वी नो दैट डेमोक्रेसी इज़ एन इन्वेंशन ऑफ द फ्रेंच. It's a problem because it's a man-made system, and it's a common sense thing that if there is a God, then there should not be a man-made system. So the original argument actually comes down to creationists versus atheistics belief कि अल्लाह है या अल्लाह नहीं है. अगर अल्लाह है तो फिर कानून भी अल्लाह के मानने पड़ेंगे, और अगर अल्लाह नहीं है तो फिर जो मर्जी करते रहें. फिर हमें सिस्टम की क्या ज़रूरत है, फिर तो मेरे सबसे हिस्सा पहले मुझे दें. फिर लोग कहते हैं नहीं यार, सेंस ऑफ एम्पैथी भी कुछ चीज़ होती है. अगर हर कोई अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू करेगा तो फिर तो किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं हो सकेगा. तो फिर क्रिएशनिस्ट वापस आ जाते हैं. अल्लाह को मानने वाले कहते हैं कि भाई ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं तुम्हारे अंदर कि एम्पैथी दिखाओ, ये किधर से आती है. तो अभी तक साइंस और एथियस्टिक बिलीफ सिस्टम के अंदर इस आवाज़ की यूनिफॉर्मिटी और कॉमनैलिटी को और प्रेजेंस को अभी तक रैशनलाइज नहीं कर सके लोग. इसलिए ज़्यादातर religious people actually base their philosophy of their political base as well on the sense of religion. So yeah, फलक तो होता क्या है फिर. अब आपका क्वेश्चन अपने ध्यान में रखना, आपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है. Now the problem is in the last 800-700 years there have been some certain events. Those events are actually paving the way of how we actually think and what we actually call important and what we call not so important. Now, belief in religion is not so important in certain factions of human beings. Okay?
Belief in the good is important. Belief in righteousness and doing justice is important. Belief in Allah subhanahu wa ta'ala or God is not so important in those factions which are inside those conference rooms who are calling the shots on major political systems. Now, in general terms, we call it the leftist philosophy. Where did the left philosophy come from, this terminology? And people who actually believe in the rule of God, we generally call them the right wingers or the rightist philosophy. Okay, where did that come from? It came from when the European, especially the French, when they were under monarchy, he was actually literally bisecting. वो अपने दरबार को ना, उसने जो उसकी इतनी छोटी सी पार्लियामेंट थी उसको उसने बाइसेक्ट किया हुआ था. People who wanted him to rule were the right wingers. People who wanted him not to rule and get the power back to the people, those were sitting on the left. उसको उतारना चाह रहे थे. ये एक्चुअली में टर्म उधर से आई थी. Now we actually know, okay, right and wrong philosophy is not literally coming from the French. It actually comes from a general, unwritten consensus of the people कि राइट विंगर्स का मतलब है कि वो कानून, क्योंकि उस वक्त फ्रेंच भी क्रिश्चियन था ना, तो वो लोग कहते थे कि ये बाइबल के रूलिंग करेगा. सो वहाँ से ये सेंस निकाली है सबने कि राइट विंगर्स जो हैं तो अल्लाह का असूल बनाने की कोशिश करते हैं, दुनिया में लागू करने की कोशिश करते हैं, और लेफ्ट विंगर्स कहते हैं यार अल्लाह का असूल की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बातें किया करो बस, कोई बात नहीं, बाकी सब ठीक है. ये ज़बरदस्ती ना किसी को अल्लाह अल्लाह कराओ, जिसकी मर्ज़ी है कि अल्लाह को ना माने उसको अपनी मर्ज़ी प्रैक्टिस करने दो, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ. सो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वेस्ट एंड पीपल हु आर एक्चुअली calling the shots in the neurochemistry of the third world country are bowing down to the West. So what they do is उन्होंने उनको कॉपी एंड पेस्ट करना शुरू कर दिया हुआ. वो जो करिकुलम वहाँ पे डिज़ाइन होता है यहाँ पे वो लिटरली कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है. अदरवाइज आप खुद बताएं, why the hell is the Pakistani student reading textbooks of certain systems which are designed for England, by England, and about England? Okay, now this is a big problem. Now the problem is not that small because खाली किताबों की और इंग्लिश ग्रामर की बात होती या कम्युनिकेशन ग्रामर की बात होती तो खैर थी, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टन कॉन्सेप्ट्स उसकी भी बात अब होना शुरू हो गई, और वो साथ ही गिवन होता है कि वो साथ ही इंट्रोड्यूस की जाए. किस चीज़ की इंपॉर्टेंस, जिस चीज़ को करिकुलम ने पिवट किया हुआ है, मतलब कोर में डिफाइन किया हुआ है. दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट दैट एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज इट सबसाइड्स द वेरी tenets of good, which is the belief in the deity of Allah Azza wa Jal. अगर अल्लाह का कॉन्सेप्ट निकालेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. आई मीन, व्हाई शुड आई डू गुड? भाई मरना है, उसके बाद जन्नत और दोज़ख है. ओके, अगर जन्नत दोज़ख ही नहीं है तो फिर गुड की कोई वैल्यू भी नहीं है ना. फिर मैं क्यों किसी के साथ नेकी करूँ? जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा फील होता है. वेल नो, मुझे लोगों के साथ अच्छा करके भी अच्छा फील होता है और लोगों के पैसे मार के भी अच्छा फील होता है. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन. You know what I'm saying? I can tell you, I swear to you, जब बैंक रॉबर्स बैंक लूट के पुलिस से बच के निकल के अपने अपने तहखानों में आते हैं तो जश्न ही मनाते हैं, उनको अच्छा ही फील होता है. सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट फीलिंग गुड, इट्स अबाउट द अल्टीमेट बिलीफ कि किसी एक दिन इन सब चीज़ों का इंसाफ हो जाना है. तो अल्लाह ताला ने इस बिलीफ को, जो कि ये लेफ़्ट एंड राइट की बिलीफ सिस्टम आनी थी, उसको तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत वाले दिन जो पहला काम मैं बताऊंगा ना, सब के सब जब सबको ज़िंदा कर दूंगा, तो उस दिन जो पहली स्लाइड प्रेजेंटेशन की चलेगी ना पूरी दुनिया कायनात के सामने, वो एक बकरी को लाया जाएगा जिसके सींग होंगे. सबके सामने वो बकरी आएगी, सबको नज़र आएगी, और उसके सामने फिर एक और बकरी को लाया जाएगा जिसके सींग नहीं है, और अल्लाह ताला उस बकरी, सींग वाली बकरी को पूछेंगे कि तूने, जब मैंने तुझे सींग वाली ताकत दी थी, आई गेव यू हॉर्न्स, Why did you suppress? कि जिस बकरी को सींग नहीं दिए थे उसको तूने क्यों मारा? This is a show that is going to be a program that is going to be visible to everyone, so that everyone can understand कि अगर इस बकरी के खाली सींग दूसरी बकरी के सर पे लगे हैं, उसको नहीं छोड़ा जा रहा,
तो हमें तो एक एक रुपये की ताकत भी, जिस बंदे के पास नहीं, एक रुपया नहीं था, उसके ऊपर हमें जो ताकत दी गई थी उसका भी सवाल होगा। हम तो नहीं बचने वाले। सो अंडरस्टैंड हाउ डीप एंड इम्पोर्टेंट दिस बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट इज़। एंड जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि तुमने क्या उस शख्स को देखा है कि जो रोज़े जज़ा को ही झुटला बैठा है। यू नो व्हाट दैट मीन्स? दैट मीन्स कि दुनिया के अंदर स्कोपिंग करके, आखिरत की स्कोपिंग को डिलीट करके नई डेफिनेशन ऑफ गुड निकालने वाले की बात हो रही है। यू नो द ह्यूमैनिटेरियंस, कि तुमने ये बैलेंस कैसे कर लिया इक्वेशन, अल्लाह ताला कह रहे हैं। हाउ डिड यू बैलेंस द इक्वेशन ऑफ गुड व्हेन यू डिड नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे ऑफ जजमेंट? हाउ डेयर यू बैलेंस द डेफिनेशन ऑफ गुड, the definition of right and the definition of wrong? How could you do the math? And how did you balance the rights and duties of each other? This is what it means when Allah Ta'ala says, Araita allazi yukazzibu bid-din. You need to understand. That's why whenever I see kids going to school, I see kids going into the bubble of confusion, a portal that is going to lead them into their own opinions, generating a certain power of confidence that they're going to have, because they're little gullible kids, because there is no tent of the day of judgment or the core belief of Allah Azza wa Jal defined in the curriculum of the current day school system. No matter where they are, no matter if they are going in schools of Medina and Mecca or Tel Aviv, even Tel Aviv schools, you know, they've divorced the concept of Torah. इसराइल को हम बड़ा कहते रहते हैं, बड़ा यहूदी मुल्क है, उधर भी वही लड़ाई चल रही है लेफ्ट एंड राइट की। ये बेंजामिन नेतन्याहू लेफ्ट विंग का नुमाइंदा था, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द लिबरल्स। ये लिबरल का लफ्ज़ जब सुनेंगे आप, इसका मतलब वही होगा, इट्स अ न्यू नेम फॉर द लेफ्टिस्ट्स। लिबरल का मतलब लिबर्टी टू द मैन। ओके, सो मुस्लिम इस वक्त इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि मुस्लिम शुड नो कि मुस्लिम्स को जो लिबर्टी अल्लाह ने और नबी अलैहिस्सलाम ने और सहाबा को मिली हुई थी, वो लिबर्टी छोड़ के उन्होंने एक अजीब व गरीब डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म शुरू की। और उसके रिएक्शन में मुसलमान सिर्फ इररेलेवेंट कि दुनिया में क्या चल रहा है, छोड़ दें इस वक्त क्रिश्चियंस को, एथिस्ट को, यहूदियों को, यूरोपियंस को, छोड़ दें इस वक्त अफ्रीकन्स को। सिर्फ अगर दुनिया में मुसलमानों के मुल्क होते तब भी मुसलमान उतने ही कन्फ्यूज़ होने थे, बिकॉज पिछले 700-800 साल से द डेफिनेशन ऑफ इस्लाम हैज़ बीन चेंज्ड ब्लेटेंटली। Even the Sahabas of their own time could not pass on the standards that we've set, because these standards are lopsided. इसका मतलब ये है कि बैलेंस ही तोड़ दिया हमने। वो परसेप्शन जो कि इस्लाम की आजकल का बच्चा कहीं से भी लेता है, चाहे स्कूल जाता है या नहीं जाता, चाहे यूट्यूब पे है या नहीं है, वो परसेप्शन ऑफ इस्लाम जब वो लेता है तो उस पर तो अली बिन अबी तालिब भी पूरे नहीं उतरते, उस पर तो अबू बकर सिद्दीक भी पूरे नहीं उतरते। वो एक अजीब व गरीब से पिलर्स डिफाइन हुए हैं ऑफ साइकोलॉजी के, और लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं होती। सो व्हाट हैपन्स इज, नेचुरल बच्चा ऑर्गेनिक तरीके से भी पल रहा हो, वो उस इस्लाम से रिपल्स हो जाता है कि जिस इस्लाम की डेफिनेशन इस वक्त प्रिवेलेंट हैं इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। सो वो करते क्या हैं फिर, वो इस्लाम के अंदर उस तबके की तरफ भागते हैं जो लिबरल्स हों, जो इस्लाम के नाम भी लगाते हैं और अपने आप को वो वाली पावर भी देने की कोशिश करते हैं कि लोगों में पावर आ जाए। और दूसरी तरफ एक्सट्रीम पर जाते हैं तो वो आईसिस और दाइश टाइप लोगों की तरफ भाग जाते हैं कि यू नो व्हाट, वो बस रूल सिर्फ अल्लाह का, और जो हमें समझ आई है वो वही काम ठीक है, जो कि यू नो डिफिनेटिव है कि हमने जन्नत में एक ही तरीके से जाना है। इवन दो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मसला असल में ना दाइश में है, ना लेफ्ट विंग फराही साहब में है, ना वहीदुद्दीन साहब में, ना गामदी साहब में। मसला सेंट्रलाइज्ड परसेप्शन ऑफ इस्लाम में, जिसकी साइकोलॉजी ही इतनी डैमेज कर दी गई है कि जब आप खुद एज अ गर्ल सोचें कि आपके घर पे मौलवी साहब का रिश्ता आ जाए, व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम दैट योर ब्रेन इज़ गोइंग टू गो थ्रू? योर ब्रेन इज़ गोइंग टू गो थ्रू ए सर्टन परसेप्शन, योर साइकोलॉजी इज़ गोइंग टू लिटरली बी कैंडिड एंड नेकेड इन फ्रंट ऑफ यू। उस वक्त आप पढ़ें कि आपके सामने परसेप्शन ऑफ इस्लाम क्या है। वाई इज़ नॉट जस्ट द गर्ल, बाय द वे, even a boy right now does not want to follow the tracks which we have laid down to the parallel system called the madrasa. Why? Even though they are the people of the book. Even in Israel, Tel Aviv में भी जो उनके rabbis का ट्रैक है, you know,
इवन दो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एंटरिंग द IDF, उनको बड़ी ऐशी है, मगर अमूमी इसराइल का बच्चा यहूदी वो भी नहीं उस ट्रैक पे जाना चाहता, बिकॉज वी नो कि द गैप बिटवीन द ओरिजिनल टेक्स्ट, द ओरिजिनल साइकोलॉजी through which everybody wanted to be that follower of the book. Everyone followed. I mean, they ran towards Makkah in the time of the Prophet ﷺ. Everybody ran towards Medina. People from all over the world wanted to migrate to Medina. Now people from every Muslim town of the world want to run out of that perception of Medina, that Muslim country are fake selling to their people, especially in Pakistan and India. पाकिस्तान में तो खैर हमने नाम भी लगाना शुरू कर दिया है रियासत मदीना का. इमेजिन वाई एवरी पाकिस्तानी इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी कि रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट हुआ है, पीपल स्टार्टेड पैनिकिंग कि ये ना वो वाला इस्लाम आ जाए, इवन दो वो इस्लाम जिसमें रियासत मदीना दुनिया को अट्रैक्ट करती थी, आज हम उसी रियासत मदीना के नाम से कांप के अमेरिका भागने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ चैलेंजिंग द वेरी कोर ऑफ द वेरी chemistry of human beings, because this does not befit the chemistry of human beings. Now, I'm not saying कि मौलवियों ने तबाही मचाई है. तबाही तो मैंने ही मचाई है, आपने ही मचाई है, हमारे रेगुलर हाउस होल्ड में ही तबाही मची है, because Maulvis did not force us to carry the perception that they had. It is I who forced my kids to go to that institute जहाँ पे इस्लाम का नाम भी नहीं था. उसने तो मौलवी से रिपल्स होना ना होना तो बहस ही ख़त्म कर दी. उसने तो अल्लाह से रिपल्स होने की कस्में उठा ली. The very core of atheism is set inside the Muslim household. People who blame कि मौलवियों की वजह से लोग एथिस्ट हो रहे हैं, they don't really realize कि एक रेगुलर जो पाकिस्तान के और इंडिया के घर में बैठा हुआ अपने बच्चे पाल रहा है, वो जिस तरीके से डिमीन कर रहा है अल्लाह और उसके रसूल के कॉन्सेप्ट को, वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा उन कॉन्सेप्ट्स को. उनकी वजह से इतना हॉलो अनआर्ग्यूमेंटेटिव वेरी वेरी शैलो कॉन्सेप्चुलाइजेशन करता है इस्लाम की. तो बच्चा फिर सिंपल मैथ करता है, सिंपल फिज़िक्स करता है, और वो कहता है कि यार इस फिज़िक्स के जो डैडीज़ हैं वो जब अल्लाह को नहीं मानते तो मैं क्यों मानूँ. इस मैथ्स के जो डैडी हैं इस वक्त, द फादर्स ऑफ करंट डे मैथमेटिक्स एंड करंट डे फिज़िक्स, द नोबेल प्राइज़ विनर्स एंड दोज universities who actually pump those Nobel Prize winners, they are not believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Then how come, my dumb father or my dumb mother who do not know how to even talk about the basic concepts of the world, how dare I actually believe in their philosophy? So पहले पॉलिटिक्स से बात शुरू होती है और एंड में आगे घर तक बात ख़त्म होती है, और बच्चा 8वें साल में एथिस्ट हो जाता है. करता वो 28वें साल में बगावत है, मगर वो 20 साल का प्रोसेस जो गुजर रहा होता है ना, उसकी कोर, उसकी जो बिना पड़ती है ना, दैट फाउंडेशन इज सेट बाय दैट इनकॉम्पिटेंट मैन एंड इनकॉम्पिटेंट वुमन who were chasing each other's looks and money to get married, and they just knew only one thing, as that was to just have more kids and look good in front of each other. They were given the responsibility of raising Muslim children, and look what they've done. Look what they've done. They put their kids to school. You think schools are responsible? Now you understand. Schools are not responsible, बेटा. स्कूल में तो उन्होंने जो भी सिखाना था वो तो लेफ्टिस्ट फिलॉसफी आनी थी. असल में मेरे माँ और मेरे बाप नाअहल थे. अगर उनको अल्लाह के ख़िलाफ़ भी कोई बात सिखाता तब भी मैं उनको ठीक कर लेता. अल्लाह ताला के नबी और सहाबा ने ऐसे ऐसे गंद और गटर में से कुफ़ार को निकाल के इस्लाम की अट्रैक्शन ज़ाहिर की थी. हमसे अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अरब के अंदर बैठ के मुसलमान नामी माहौल के अंदर भी हमसे बच्चे मुसलमान नहीं हुए. द प्रॉब्लम इज़ विद द पेरेंटल इंस्टीट्यूट. द प्रॉब्लम इज़ द रेगुलर person that you and I are. It's not about the schools. Okay? So schools में भी वही टीचर लगते हैं ना जो मेरे और आपके घर से जाते हैं. वही उस्तानियाँ 25,000 रुपये महीने के ऊपर तनख्वाह ले रही हैं स्कूल्स में. वो मैं और आप ही हैं ना. कितना इस्लाम पता हमें. ये एजुकेशन सिस्टम अगर 2 नंबर अंग्रेज़ परस्त था भी, तब भी बच्चा स्कूल में तो टीचर से क्वेश्चन करता है ना. बुक से तो सवाल नहीं करता, बुक तो जवाब नहीं देती ना. वो टीचर नाअहल थी, वो उसकी अम्मा और अब्बा जो थे उन्होंने इस्लाम की रिपल्शन या फिर इनकॉम्पिटेंस क्रिएट की थी. तो इसलिए
आप देखेंगे कि वो मुताला पाकिस्तान में अगर खाली लिखा भी हो ना एक जुमला, टीचर के हाथ में था कि उसके अंदर से पूरी किताब निकाल के बता देता। कायद आज़म की रूह वाकई ज़िंदा करके दिखा देता क्लासरूम के अंदर। अल्लामा इकबाल का खुतबा सुना देता। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एक के डैडी को भी नहीं पता जो मुताला पाकिस्तान पढ़ाते हैं कि अल्लामा इकबाल ने खुतबे से पहले प्रेपरेशन क्या की हुई थी। ही नेवर रेड इकबाल। उसको क्या पता रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के अंदर इकबाल का असल में खुलिया और हुलिया था क्या। उसने तो खुद मुताला पाकिस्तानी किताब तब पढ़ी थी जब वो क्लास में एंटर होने से 10 कदम पहले खोल के देख रहा था लेक्चर में कोई सवाल ऐसा तो नहीं जो मुझसे पूछेंगे और मुझे आना आता हो। दैट्स द प्रेपरेशन ऑफ द टीचर्स फिलासफी। स्टाफ रूम में बैठ के एक दूसरे के रिश्ते देख रहे होते हैं स्कूल के टीचर्स की शादी हो जाए इधर इसी स्टाफ रूम में मेरी। दीज आर द स्कूल द टीचिंग फैकल्टी ऑफ पाकिस्तान। यू थिंक दे गोना एक्चुअली लीड अस टू जन्नह? नो। सो इट्स नॉट easy to actually do the right thing. It is so easy to blame the people who are actually doing the wrong thing. So by the end of the day, Falak, it is Sahil Adim who is responsible. If he does not raise his sons and daughters to become able Muslims who are going to become teachers and not just students, then this is going to go on. It's a perpetual cycle that I have to break with my own children. If I cannot break it in my own house, I'm not at liberty to criticize anybody in the world. Okay?